माननीय श्री ओम दुरान साहब पूर्व MD है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन एकता मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम पे आप सभी का स्वागत है। इसके आयोजक एडवोकेट RS गौतम जी, जो इस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं, हम समझते हैं कि उनका ये प्रयास सभी को संगठित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। और ये प्रयास और मैं मंच पर विराजे हमारे विशिष्ट अतिथि, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ तथा दूर दूर से आए हमारे श्रोतागण, बुद्धिजीवी, नौजवान, बुजुर्ग, अनुभवी, इन सब का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम राजनीति के दोराहे और न कहें तो चौराहे पर खड़े हैं कि आज की पीढ़ी को हम लोग ऐसा प्रतीत होता है कि कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। यद्यपि युवा वर्ग में काफ़ी जोश है और रोष है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज की हम सोशो इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल व्यवस्था में जो एक टेम्पो था, जो योगदान था, उसका हम हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। हमारे कुछ पूर्व पुरोहित वक्ताओं ने कुछ बिंदु उठाए कि हमारे समाज में साहित्य का अभाव है, लिटरेचर का अभाव है। वास्तव में मेरा ऐसा मानना है कि लिटरेचर का अभाव नहीं है, पढ़ने वालों का अभाव है। बाबा साहब इतना लिटरेचर लिख के गए हैं जो अपने आप में एक दिशा निर्देश एक नई पीढ़ी के लिए हो सकता है, लेकिन आज की नई पीढ़ी डिजिटल इंडिया, सोशल मीडिया को पढ़ के ही अपनी हितैषी समझती है और व्हाट्सएप में जो फॉरवर्ड मैसेज है उसी पर अपना मत बनाती है। वास्तव में जो बाबा साहब ने और हमारे उससे पूर्व बुद्धिजीवियों ने जो साहित्य दिया है वो सामाजिक चेतना का साहित्य है। आप ललाई सिंह यादव को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, डॉक्टर लोहिया को पढ़िए, तो हमारी विचारधारा वास्तव में एक शून्य से बढ़ के एक अथाह ज्ञान के तरफ बढ़ती है। कुछ हमारे वक्ताओं ने बोला कि मीडिया का अभाव है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस मीडिया के अभाव से हमारी बात गांव गली के उस कूचे तक नहीं पहुंचती है जो मेहनत मजदूर का से उसके पास न इतना मोबाइल है, न इतनी पढ़ने की क्षमता है कि रात दिन लगा रहे। लेकिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो बात पहुंचती है वो दिमाग को टच करती है। इसका बहुत भी बड़ा अभाव है। दुर्भाग्य ये है कि 70 साल आज़ादी होने के बाद भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने मीडिया पर बड़ा जोर दिया। मूक नायक, बहिष्कृत भारत और सब चलाया। काशी राम जी ने भी कुछ शुरुआत की, लेकिन वो बाद में चल नहीं पाई। दुर्भाग्य ये है कि मीडिया का अभाव ये हमारी जागरण की पहली लाइफलाइन है। इसकी वजह से हमारी उसी प्रकार से चेतना की मौत हो रही है जैसे कि ऑक्सीजन के अभाव में, कोरोना बीमारी से ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मौत हुई। आज हमारा मीडिया एक ऑक्सीजन का काम करता है। किसी भी राजनेता का, किसी भी समाज सेवी का, किसी भी व्यवस्था का मीडिया की तरफ ध्यान नहीं जाता है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम राजनीतिक असहिष्णुता भी है। दुर्भाग्य है कि इससे मैं रिजर्वेशन एस्पेक्ट को जोड़ना चाहता हूँ। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता संयोजक गौतम साहब ने बताया कि जो राजनीतिक
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, MLAs हैं, वास्तव में उनका योगदान शून्य है। वो केवल मुखौटे हैं, वो इनकम्पिटेंट तो हैं ही, वो बल्कि पार्टियों के गुलाम हैं। दुर्भाग्य यह है कि मैं किसी व्यक्ति, किसी ख़ास पार्टी की वकालत तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब तक कांग्रेस का उदय रहा और जो भी लीडर रहे तो उनमें कुछ साहस था कि कुछ बोलते रहे, लेकिन आज वो भी स्थिति ख़त्म हो गई, कांग्रेस कमज़ोर हो गई और जो पार्टियाँ आई हैं BJP या दूसरी पार्टियाँ हैं, वहाँ केवल गुलामों का चयन किया हुआ है। तो इसलिए ये बड़ा प्रश्न चिन्ह का विषय है, प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि क्या ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे हित में है। वास्तव में ये हमारे हित में नहीं है। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेरे बिंदु से, मेरे दृष्टिकोण से जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इन्होंने सोशल रिजर्वेशन का इन्होंने कभी बहिष्कार नहीं किया, केवल अपने एक मास्टर्स वॉइस है HMB के रिकॉर्ड की तरह केवल वही बात कही जो इनके पॉलिटिकल फादर्स गॉड फादर्स कहते रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन मस्ट गो बिकॉज इट स्टॉप्स हमारी जो बेसिक प्रोग्रेस है, उसी का दरवाज़ा रोकती है, अपने लोगों के द्वारा रुकवाती है। आज जो हमारी सबसे बड़ा दुर्दशा यही है कि इतना बड़ा 1/3 कितना भी गिनाया था, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होते हुए भी किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, न संसद के बाहर न संसद के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। मीडिया का अभाव तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा दुर्व्यवहार ये है कि हमारे राजनीतिक जो मेंबर्स हैं दे आर सिंपली मूक नायक भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि डफर, डम, इडियट्स, फुलिश, दे डू नॉट नो देयर बेसिक एग्जिस्टेंस। दे आर, हम ये समझते हैं कि वो जानवर से गए गुजरे हैं, उन्होंने इतने बड़े इशूज़ आए, कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, अपनी पार्टीज को बोला तक नहीं, और कुछ लोग गए थे मुखौटा लगा के वो बाहर आ गए, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। ये हमारी सोसाइटी को ग्रेडेशन में डालता है, पहले ग्रेडेशन करता है, फिर डिग्रेडेशन करता है, फिर डिप्राइवेशन करता है और बाद में एक्सप्लॉयटेशन करता है। लेकिन आज की नई राजनीतिक संस्कृति ने एक नया फार्मूला किया है कि इन्हीं को इन्हीं से लड़ा दो। सबसे बड़ा जो एक्सप्लॉयटेशन के बाद में स्थिति है कि इन्हीं के बीच में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कर दो, वर्टिकल कर दो, ट्रायंगुलर कर दो, इतने सिचुएशन को कंफ्यूज कर दो कि आपस में ही लड़ने लगे। तो ये हमारे सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारी एकता, जो हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि एकता होनी चाहिए, एकता में भाव, एकता का भाव हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वों द्वारा ज़्यादा है। दुर्भाग्य यह है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें बहुत जोश और खरोश है, लेकिन उसको कोई सही डायरेक्शन देने वाला नहीं है। और हम चुनाव की बात करते हैं, अरे भाई अगर हम BSP या मानवर काशीराम का कंसेप्ट लेते हैं, उन्होंने एक मसीहा आदमी सबसे पहले, मसीहा बनने से पहले एक कहना चाहिए एक फ़कीर बनता है। आज कितने लोगों में वो चाह है कि फ़कीर बन के समाज की सेवा करें। हर एक आदमी MP MLA के टिकट के लिहाज से अपनी जान करता है। दुर्भाग्य यह है कि हर एक आदमी नेता बनना चाहता है, लेकिन बाबा साहब को नहीं पड़ता है, जो सफल लीडरशिप हुई है वो नहीं पड़ता है, और एक दूसरे को जगह देने के बला अपना जाति का आधार बना के करता है। आज हमारी पूरी जाति व्यवस्था ने इतना छिन्न-भिन्न कर दिया है कि हम कहीं के नहीं हैं। और सन 22 का चुनाव उत्तर प्रदेश का तो एक बहुत ही ऐसा चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव है कि इससे देश की दिशा निर्धारित होने वाली है। और मैं तो बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटीज़ के लिए ये भाग का या तो बनाएगा या बिगाड़ देगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये है कि कभी हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करने लगते हैं, कभी BSP की बात करने लगते हैं, कभी और की बात करते हैं। हमारा तो केवल इतना सोच है कि आपका जो मुख्य प्रतिद्वंदी है, जिसने आपकी जड़ों में मट्ठा डाल के आपको नेस्तनाबूद करने की ठान रखी है, और जो स्वीट पॉइजन है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, संविधान की छेड़छाड़ पब्लिकली नहीं करना चाहता लेकिन संविधान को उखाड़ के फेंक दिया है, उसको हराना है तो चाहे उसके अपोजिट में कोई अपना दुश्मनी खड़ा ना हो, वहाँ जाना चाहिए। ये नहीं पढ़ना चाहिए कि मायावती प्रधानमंत्री बनेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद
कि बड़ा रहा है, ये बनेंगे रावण, दिस इज ऑल नॉनसेंस। आपको बहुत दूरगामी होना पड़ेगा, पहले तो उस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा जिसने आपकी इतनी जड़ें हिला दी हैं कि अगले आने वाले हम पीढ़ी को क्या दे पाएंगे, हम कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर एक आदमी, अब सवाल ये होता है कि हम बड़े बड़े शहरों में कोई मंत्रणाएं कर लेते हैं, घोषणाएं कर लेते हैं, बड़े बड़े विचार कर लेते हैं, लेकिन ये बात हमारी गांव गली कूचे वहाँ तक नहीं पहुँचती है जहाँ पे कि सही हमारा 50% भारत रहता है, 90% आबादी हमारी रहती है, उनसे बातें नहीं पहुँचती है। उनसे बात पहुँचाने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकता है मीडिया का गठन। एक 2 पेज का भी अखबार अगर कोई माई का लाल सब मिलजुल के निकाल लेते, उसमें एक संगठन की शक्ति आती। आप जानते हो एक अखबार का टुकड़ा होता है, गांव देहात में लोग 10 बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, उसमें दिमाग में बैठा लेते हैं। सोशल मीडिया क्या है? ये तो गिलेटिन मीडिया है, कोई बात आई इधर की बात उधर गई, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं। इसका मेरे लिहाज से नई पीढ़ी के लिए तो इसका वजूद है कि उन्हें चेतना आती है, लेकिन उनके जो पुरखे हैं, जो एजेंट हैं, जो गाँव में काम करते हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, आर्टिशन हैं, उनमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत खबरें आ जाती हैं, लेकिन एक अखबार अगर जाता है, एक कागज़ को आज भी गांव में बड़े सहेज के रखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है। तो हम समझते हैं कि समय आ गया है, एक जर्नलिज्म में हमारा स्थान होना चाहिए, हमारी पहल होनी चाहिए, मीडिया में पहल होनी चाहिए। आज से 20 साल पहले या इससे पहले एक न्यूयॉर्क टाइम्स के अंग्रेजी चीफ ब्यूरो ने लिखा था कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि इंडिया में एक भी अवर्ण जात का हमारे वंश समुदाय का एक भी ना तो रिपोर्टर है, ना कोई इसमें मीडिया में दखल है। तो बताइए आपकी बात कौन रखेगा? आप तो वैसे ही दीवारों में सर मारे चले जा रहे हैं, चाहे कुछ कर लीजिए, आपकी बातें नहीं पहुंचती है। तो मेरा कहना आप सबसे यही है, देखिए हमसे मैं समझता हूँ 99% लोग गांव देहात से आए, हमारी जड़ें वहीं जुड़ी हैं। हमको समय समय पर गांव देहात में जाना चाहिए। हमें थोड़ी अपनी आराम की ज़िंदगी छोड़कर केवल अपनी बातें यहीं तक सीमित नहीं करनी चाहिए, वहाँ जाके लोगों को संगठित करें और वो बात बताएं जो गहरी है। कुछ लोग जो मायावती के अंधभक्त हैं, अरे वो वही जमाना चला गया, डिजिटल मीडिया का जमाना है, यहाँ पल पर पोजीशन बदलती है। अब वो सत्य नहीं है जो आज 10 साल पहले थी अब नहीं है। कहीं रातों रात चुनाव बदल जाए, हर एक चीज़ बदल जाए, लेकिन दुश्मन नहीं बदलता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं बदलता है। उसके लिए यही है कि चाहे कितना प्रलोभन मिले, चाहे कितना झंझावात आए, हमारा वोट वहीं जाएगा। और ये अगर सबक लेना है तो उन्हीं सबक प्रतिद्वंदियों से लीजिए कि जो उनका कोर वोट था, 60 साल तक सरकार कांग्रेस की रही, लेकिन उनका वोट वहीं जाता रहा। हमारा वोट कहीं माइनॉरिटीज़ में चला गया, कहीं मायावती के साथ चला गया, कहीं अखिलेश के साथ चला गया, कहीं हमारा एक नया मूवमेंट चलाया चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ चला गया। तो ये हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आपने कुर्बानी करनी है अपनी आइडियोलॉजी पास में रखिए। ये तो स्ट्रेटेजिक बैटिंग है जो आज आपकी मोस्ट जो पार्टी जो बड़ा धर्म का के आड़ में एक अधर्म का आचरण करते हुए मानव से दूर कर रही है। जाति पर दंगा है, धर्म पर है, और हमारा जॉब तो स्थिति खराब हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए वो सच लगने लगता है। हमारे बहुत से भाई पढ़े लिखे लोग, बड़ा दुख होता है कि एलीट क्लास पढ़ा लिखा लोग जो रिजर्वेशन से आगे बढ़ा है, वो भी कभी कभी उन लोगों को, इन मायावी लोगों की प्रशंसा करने लगते हैं। अरे भाई ये चमक दमक केवल मायावी है, इसके पीछे बड़ा घृणा भाव छिपा हुआ है। हम लोग क्या उसी स्थिति पहुँचना चाहते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर करना चाहते हैं? अरे भाई फकीर बनो, अगर ज़िंदगी में अपनी आने वाली संतानों के लिए एक प्रगति की लकीर खींचना है तो फकीर बनो और अपने पैसे से किसी का मुँह न देखो। अरे बाबा साहब ने कहा था कि भाई 10% अपना खर्च करो। लोग अगर कोई आयोजन किया जाता है तो आराम से आते हैं, सोचना चाहिए कि आयोजन कैसे हुआ है, किसी ने किया है, आखिरकार वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो हमें हर एक फंक्शन में जाने के लिए हमें कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए। और यहाँ समझ लो बड़ी परिस्थितियाँ खराब हैं, बहुत परिस्थितियाँ खराब हैं। चूँकि आप पढ़ते नहीं हैं, आप गहराई से पढ़ो, केवल व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मत पढ़ो, जोक्स मत पढ़ो। आप आने वाले संतानों के लिए बहुत बड़ा गड्ढा है, कोई जॉब्स नहीं है, सब प्राइवेटाइजेशन है, आप कहाँ जाओगे। इसलिए समय आ गया है, मेरी अंतिम अपील है
कि अब इस सरकार को हर हालत में उखाड़ना है, स्ट्रेटेजिक वोटिंग करनी है। जो कोई भी पक्का उम्मीदवार नहीं है, परिस्थिति का मापन करो और जो जीत रहा है उसके अगेंस्ट में उसको जाओ। अगर ये नहीं करोगे, अगर कहोगे नहीं भाई मेरी तो फला लीडर का मेरा वो है लॉयल्टी है, तो भैया मर जाओगे, वो लीडर भी डूबेगा, आप भी डूब जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा कहना यह है कि हर एक आदमी बहुत हमारा सबसे बड़ी बात है कि आज की नई पीढ़ी बड़ी निडर है। 2 अप्रैल का जो एकदम हुआ था, जिसमें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर हुआ था, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हमें नई पीढ़ी से बड़ी आशाएं हैं, लेकिन जो हमारी मध्यम पीढ़ी है वो बड़ी निराश कर रही है। वो उसके अंदर कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट होता है समय देना, गांव में जाना, और जो ये गौतम साहब ने बात कही है कि मीडिया होना चाहिए, उसके लिए स्पष्ट रूपरेखा हो। अगर थोड़ा थोड़ा योगदान किया जाए, ईमानदारी से योगदान किया जाए, तो कम से कम एक पत्र तो स्टार्ट किया ही जा सकता था। सोचिए, बाबा साहब ने भी यही किया था और ज्योतिबा फुले ने भी यही किया था कि इसके बगैर काशीराम साहब ने भी यही किया था। तो आज की सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर जो एकता नहीं आ रही है, विचारों की समरसता नहीं आ रही है, मीडिया का सबसे बड़ा अभाव है। इसको आपको दूर करना चाहिए। और मैं इस आयोजन के आयोजक गौतम साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि कम से कम एक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के साथ में इस सब का आयोजन कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये कोई भीड़ वाला आयोजन नहीं है। हर एक आदमी बड़ा बुद्धिजीवी बैठा हुआ है, अपने दिमाग में जाओ। और दूसरी बात और है कि ज़्यादातर हमारा जो वर्ग है कहीं न कहीं छोटी छोटी चीज़ों में बटा हुआ है। हमें बड़ा दूरगामी चीज़ों को सोचना चाहिए। दुर्भाग्य से बाबा साहब का नाम सब लेते हैं, उनका लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है, आज पूरा संसार उनका दीवाना है, आज उन पर रिसर्च हो रही है, क्या ऐसा महामानव पैदा हो सकता है। लेकिन हम अपने घर के आदमी को भूल गए क्योंकि पढ़ते नहीं है। हमारे लिए वही रामायण है, वही रामचरितमानस है, वही गीता है, वही भागवत है। ये हमें पाठ पढ़ना चाहिए और उससे जो हुंकार आएगा वो समाज को परिवर्तन में योगदान देगा। आज हम जिस घड़ी में खड़े हैं बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है, विश्वास करिए बहुत क्रिटिकल मोमेंट है। अगर ये 2022 और 2024 को अगर भूल गए तो न संविधान रहेगा, न हम रहेंगे, हम वही पहुंच जाएंगे जहाँ थे। और मेरा खास तौर से नौकरी पेशों से विशेष आग्रह है, जो अभी नौकरियाँ मिली हुई हैं, बाबा साहब को धन्यवाद दें और हर एक सामाजिक संगठन को जो भी इसमें कदम बढ़ा रहा है उसको योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना आभार प्रकट करता हुआ मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाओं के साथ में विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।